हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका रणक्षेत्र में। मैं हूं अनुराग सक्सेना। रणक्षेत्र में हर बार हम आपके बीच से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं ताकि हम बात कर सके, चर्चा कर सके उन मुद्दों पर, और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदारों को यहां बुलाते हैं ताकि चर्चा से कुछ निष्कर्ष निकले कि आखिरकार हो क्या रहा है। आज भी जिस मुद्दे पर हम यहां पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही अहम है। वो जुड़ा है आपके भविष्य से, जो देश का युवा है, जो युवा इस देश का निर्माण करते हैं, उनके भविष्य से। क्योंकि आखिरकार कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारी चीजें इस देश में उलट पुलट इस समय मची हुई है, उथल पुथल मची हुई है, आंदोलन चल रहे हैं, भारत बंद चल रहा है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, और इस बीच शिक्षा पर ब्रेक लगा हुआ है। यानी कि जो हमारा युवा है वो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमारी शिक्षा का क्या होगा, हमारे रोजगार का क्या होगा। यानी कि कुल मिलाकर आज का जो सब्जेक्ट है वो है दिशाहीन युवा। कि सरकार जो है हम लोगों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधाएं दे। इस समय कोरोना काल जैसे चल रहा है और सभी बच्चे सब कुछ रैलियां हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई नहीं हो रही है। बच्चों के लिए कोरोना है और रैलियां निकालने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए कोई कोरोना नहीं है। बताइए, हम लोग का भविष्य अंधकार हो गया है। ऑनलाइन पढ़ाई में जितना यहाँ ऑफलाइन पढ़ाई की सुविधाएँ होनी चाहिए वो ऑनलाइन में नहीं मिल पा रही। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन चल रही है, एसएससी का प्रिपरेशन चल रहा है, बट अभी कोरोना के चलते जो है सब कुछ तो ठप पड़ा हुआ है और पता नहीं चल पा रहा है कि अब आगे क्या किया जाए। कोरोना ने इस कदर दबाया और जगह जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं अभी भी, तो उसके चलते और भी एजुकेशन जो है वो काफ़ी मतलब लोग मतलब बच्चे अब पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन पढ़ नहीं पा रहे हैं। सरकार से उम्मीदें हैं कि जो भी मतलब स्टूडेंट्स को जो ज़रूरी चीज़ है, जैसे कि कॉलेज में पढ़ाई हो और उसकी स्टूडेंट की डेवलपमेंट अच्छे से हो, और जॉब क्रिएशन का जो जहाँ तक सवाल है वो होना चाहिए गवर्नमेंट के पास, ताकि स्टूडेंट्स पढ़ के तो निकलते हैं लेकिन उनको जॉब प्रोवाइड नहीं किया जाता है। अंधकार है इस सरकार से, तो फिलहाल कुछ उम्मीद नहीं है। तो जिस तरीके से आपने सुना कि क्या कुछ कहना है जो युवा है इस देश के, आखिरकार उनके सामने बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि एक तरफ कोरोना काल में कहीं ना कहीं स्कूल बंद रहे, कॉलेजेस बंद रहे, दूसरी तरफ पढ़ाई का कोई संसाधन नहीं हो पा रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे बहुत सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे युवाओं को चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। और भविष्य की बात करें तो वो तो फिलहाल अंधकार में ही दिख रहा है। तो आज इसी चर्चा में हमारे साथ आपके बीच के जो जिम्मेदार लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ रहे हैं, जिनको कहीं ना कहीं राजनीति भी करनी है और राजनीति के जरिए आपकी चीज़ों को ट्रैक पर लाने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। तो चलिए उन्हीं से कर लेते हैं बात। आज मेरे साथ यहाँ पर चर्चा में जुड़ रहे हैं खास मेहमान। मेरे साथ यहाँ पर बीजेपी का पक्ष रखने के लिए रंजीत भदौरिया जी यहाँ पर मौजूद हैं, सपा से जावेद जमील जी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं छात्रों की बात कर रहा हूँ तो वरिष्ठ छात्र नेता यहाँ पर राघवेंद्र दुबे जी मौजूद हैं, और साथ ही साथ मेरा साथ यहाँ पर दे रहे हैं हमारे विशेष संवाददाता राहुल मिश्रा जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल जो इस समय उठकर आ रहा है सामने कि जो देश का भविष्य है, जो युवा है, आखिरकार वो करे तो करे क्या, किस तरफ जाए। सबसे पहला सवाल तो हम पूछ लेते हैं जो सत्ताधारी पार्टी है बीजेपी, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से बात करती है कि हमने बहुत कुछ किया, वादे इरादे जो जिस तरह से उन्होंने इस समय देश को दे रखे हैं, और अभी भी लगातार देश में वादों और इरादों का दौर लगातार चल रहा है। आखिर ये असमंजस की स्थिति जो देश का युवा है, जिसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बहुत चिंतित रहते हैं, आखिरकार उस देश के युवा का भविष्य जो है वो किस तरफ जा रहा है। नमस्कार अनुराग जी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि
भारतवर्ष सबसे अधिक युवाओं वाला देश है। 25 करोड़ से भी अधिक युवा हमारे यहाँ हैं और आदरणीय आज चिंतित है। वास्तव में हमारी चाहे पहली सरकार बनी हो या दूसरा कार्यकाल हो, युवाओं के प्रति हम लोगों ने कुछ अलग से करने की सोची। सभी को सरकारी नौकरियां दे पाना संभव नहीं है। इसके लिए युवाओं को प्रशिक्षित करके उनके जिनका रुझान जिसकी तरफ है, चाहे वो होटल मैनेजमेंट का कोर्स हो, मोटर का हो, फैशन डिजाइनिंग का कोर्स हो, इस तरह के कोर्स कराने के बाद उनको 10 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का लोन हमारी सरकार द्वारा मुहैया कराया जाता है, जिससे वह स्वयं रोजगार सृजित करे, अपने साथ और लोगों को भी उस रोजगार में जोड़ सके, जिससे एक साथ अगर एक युवा हमारा किसी रोजगार को चालू करता है तो 4-5 और अपने साथियों को अपने साथ समाहित कर सकता है। तो प्रयास हमारा इस तरफ सदैव रहा है, आगे भी रहेगा। रंजीत जी, आपकी बात को यहाँ पे काटूंगा, माफ कीजिएगा। आपने कहा रोजगार की बात, सृजन करने की बात की जा रही है, जिसका रुझान जिस तरफ है उसको उस चीज़ों पे लाया जा रहा है, उसको उस चीज़ की ट्रेनिंग दी जा रही है, उसके बाद सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, 10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, सब कुछ ठीक। 10 लाख रुपए लोन लेने के बाद वो किस तरफ जाएगा? व्यापार ठप पड़ा है, किसान सड़कों पे है, हर तरफ तो आंदोलन चल रहे हैं, भारत बंद है। जब जो व्यापारी कर रहा है उसको खुद का भविष्य पता नहीं है, इसका खुद का सेटल है एक तरह से व्यापार पहले से ही मार्केट में, वो खुद परेशान असमंजस स्थिति में है। ऐसे में 10 लाख रुपए का लोन का बोझ अपने कंधों पे लेके वो युवा किस तरफ जाएगा, सृजन किस तरफ से करेगा? इसका जवाब जरा चलिए। आपने तो कह दिया कि हाँ हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। पार्टियाँ जो होती हैं, विपक्ष को बहुत बढ़िया मुद्दा मिल जाता है। इस समय बहुत बढ़िया मुद्दा किसान सड़कों पर है, बहुत बढ़िया मुद्दा मिला हुआ है। जावेद जमील जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, धन्यवाद अंकुर जी, इस गंभीर विषय पर आज आपके चैनल के माध्यम से मुझको अपनी बात रखने का मौका मिला। सबसे पहले आपने देखा होगा कि केंद्र में जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उनका कहना था कि हर साल 2 करोड़ लोगों को वो रोज़गार देंगे। अब अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो मैनिफेस्टो था उसको अगर आप देखेंगे तो उन्होंने 5 साल में 70 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करी थी, और आज 4 साल बीतने के बाद उस आंकड़ा जो आंकड़ा है नौकरी देने का, वो महज 4 लाख लोगों को रोजगार या नौकरी मिली है। दूसरी चीज़ मैं एक बात और बता दूं, जो नौकरी देने की जो डिपार्टमेंट है UPSSSC, उसकी जो अपनी कंडीशन है वो ये है कि उसमें 85 रिक्त पद थे, जिसमें अभी भी 56 रिक्त पद खाली हैं। मतलब जो संस्था नौकरी दे रही थी उसका जब ये हाल है तो उत्तर प्रदेश या देश में जो भी लोग हैं उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा, नौकरी कहाँ से मिलेगी? दूसरी चीज़, एक ऐसी सरकार जो हमेशा जुमलों के ऊपर आई। 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव लड़ा तो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। उसके बाद दूसरा जुमला आया, स्लोगन आया कि अच्छे दिन आएंगे। इस तरीके से, और आज आपने देखा होगा कि अभी पिछले 15 दिन के अंदर हमने देखा कि आपने देखा होगा रसोई गैस पे 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। यही मोदी सरकार के मंत्री, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे और जाने कितने मंत्री हैं, गलों में महंगाई जब बढ़ी तो बैगन और लौकी टांग के निकले। जगह जगह सिलेंडर, एक मिनट हमारी बात पूरी हो जाने दीजिए, जगह जगह सिलेंडर लेके बैठ के निकले। हम बता रहे हैं कि जनता की परेशानी से इस सरकार को कोई मतलब नहीं, सिर्फ जुमलेबाजी से मतलब है। तो कुल मिला के जावेद जी, कुल मिला के जिस तरीके चल रहा है उसमें जितनी विपक्षी पार्टियों ने अभी कुछ दिन पहले धरना प्रदर्शन किया था, और उसमें जो स्लोगन था विपक्षी पार्टियों का, सब एक मत होके कि ये जो जुमलों की सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, ये नहीं चलेगी। तो क्या मतलब ये मान लिया जाए कि सरकार नहीं चलेगी? देखिए, सरकार के ऊपर किसी का भी विश्वास नहीं है। कोई भी बात देख लीजिए, 15 लाख लोग हर खाते में आएंगे, नहीं, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं, इन जुमलों के ऊपर बिल्कुल भी सरकार MSP नहीं हटेगी। ठीक है, MSP से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जावेद जी, किसी तरीके से इनकी बात मानने को तैयार नहीं है। आपने कहा सरकार नहीं चलेगी, लेकिन आप ही के पार्टी के एक विधायक साहब वहां पे बैठ के आगे चिल्ला रहे तो खूब चलेगी। अब जरा ये बता दीजिए कि उनके अंतर्मन की आवाज थी या वास्तविकता थी?
एक तरफ सब कह रहे हैं नहीं चलेगी, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के एक विधायक जी वहाँ खूब जोर शोर से चिल्ला रहे हैं, नारे लगा रहे हैं खूब चलेगी, जिसे मीडिया के कैमरों ने भी कैद किया। देखिए मैंने खैर वो वीडियो देखा नहीं, और अगर नहीं मैं आपको दिखा दूंगा उस विषय में कोई टीका टिप्पणी करने के लिए नहीं देखिए टीका टिप्पणी की बात नहीं है। आजकल आपने देखा होगा लिपसिंग भी बहुत सी चीजें, देखिए लिपसिंग अलग चीज होती है, देखिए लिपसिंग अलग चीज होती है। जावेद जी उसको ये बताया कि नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जो उनसे कहा गया। जावेद जी देखिए राजनीति का एक बहुत अच्छा फंडा होता है कह के मुकर जाना, ये सबको पता है। अगर जुमले की बात आप उधर कर रहे हैं तो आपके यहाँ भी जुबानें फिसलती रही हैं। और अगर हम बात करें रोज़गार की, जिसके लिए हम आज यहाँ पर आए हैं, चर्चा कर रहे हैं, रोज़गार चलिए नहीं दिया बीजेपी की सरकार ने, जो वादे किए थे नहीं किए, तो बेरोज़गारी भत्ता दे के लोगों को और बेरोज़गारी की तरफ धकेल देते, ये भी एक मुद्दा होता है। अगर हम छात्रों की बात कर रहे हैं तो छात्र ही राजनीति से आते हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति से निकलने के बाद ही छात्र कहीं ना कहीं आप जैसी जितनी भी पार्टियां हैं उनमें शामिल होती हैं, और आप लोग सपोर्ट भी उनका करते हैं। अब एक तरफ जरा छात्रों की बात है तो जरा हम छात्र नेता जो हमारे साथ मौजूद हैं राघवेंद्र जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। राघवेंद्र जी, छात्रों का रुख क्या है इस समय, क्या भविष्य है छात्रों का? धन्यवाद अनुराग जी, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इस चर्चा में शामिल किया, इसके लिए आपका और जीएमडी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चूँकि हम जिस चीज़ से आए हैं, छात्र राजनीति से, सीधे युवा वर्ग से हमारा जुड़ाव रहा है हमेशा। तो जैसा कि अभी रंजीत भदौरिया जी ने भी एक बात कही कि अलग अलग ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, और ये सारी चीज़ें, वो सरकार मौजूदा सरकार हो या इसके पहले की सरकार हो, वो कोई भी सरकार हो, चूँकि हम किसी पार्टी, विपक्षी पार्टी या सत्ताधारी पार्टी से नहीं है, हम छात्रों की बात लेकर के बहुत पहले से सामने आते रहे और आज भी उसी को लेकर के फिर से सामने आए। तो पार्टी कोई भी रही हो, लेकिन हमेशा से देखा है कि जो भी चीज़ें, जैसे अभी भदौरिया जी ने बोला कि 10 लाख का लोन, एक बार वो छात्र मेरे पास बहुत बार आता है कि लोन लोन लोन, लेकिन वो लोन किस छात्र को या किस युवा को आज तक हुआ? सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पानी, शुद्ध भाषा में अगर कहें, सिर्फ और सिर्फ जुगाड़ पानी। और उसके अलावा जो आप ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, हम लोग शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, हर तरीके से अंदर तक जा कर के देखते हैं, सारी ट्रेनिंगें पेपरों पे चल रही हैं, वो कोई भी सरकार हो। पहले तो इस दिशा में ध्यान देना ज़रूरी होगा कि जो ट्रेनिंग हो रही है वो ऊपर से जो चीज़ें चल रही हैं वो नीचे प्रॉपर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। उसके बाद अगर आप कहते हो कि हम व्यापार के लिए पैसा दे रहे हैं, तो आप ये समझो कि अभी जैसा कि अनुराग जी ने कहा कि व्यापार के लिए पैसा दे रहे हैं, प्रेजेंट सिचुएशन में जो व्यापारी है वो पहले से परेशान है। नया व्यापार किसी से भी आप शुरू करने की बात करें, वो सीधे बोलता भी है कम से कम 1 साल बाद, पैसा मिल नहीं रहा, व्यापार करने की कंडीशन बन नहीं रही, तो युवा आखिर जाए कहाँ? तो युवा को कोई दिशा नहीं मिल रही। दूसरी चीज़, एक राजनीति से युवा जो होता है वो प्रेरित होता है। छात्र संघ चुनाव को एक तरह से राजनीति की पाठशाला कहा गया है, और कानपुर में ये कमी देखने को मिल रही है, और बाकी जगह पे भी, कि छात्र संघ चुनाव ना हो पाना, प्रॉपर तरीके से ना हो पाना, राजनीति में भी उनका नेतृत्व उतने अच्छे से नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो पाठशाला वहाँ सीखने को मिलता है। राघवेंद्र जी, हम यहाँ पर आज राजनीति की बात नहीं करने आए हैं कि छात्र राजनीति क्यों नहीं कर पा रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं। समस्या यहाँ पर यह है कि छात्रों का भविष्य क्या होने वाला है, क्योंकि अगर नौकरियों की बात करें तो नौकरियाँ छूट चुकी हैं लोगों की, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है। और दूसरी बात यह कि भविष्य अंधकार में है, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद हैं, वो किस तरीके से पढ़ाई करेंगे। ऑनलाइन पढ़ाई, एजुकेशन की बात करी जा रही है, ऑनलाइन में क्या उतना कारगर रह पाएगा? क्योंकि लोग मानते नहीं है कि ऑनलाइन उतना कारगर है, क्योंकि ऑफलाइन में जिस तरीके से एक शिक्षक ध्यान दे पाता है एक छात्र के ऊपर, पर्टिकुलर सारे छात्रों के ऊपर इंडिविजुअली, वो ऑनलाइन में नहीं हो पाता। तो ऐसे में जो एक मनः स्थिति है एक छात्र की, उसका भविष्य कब तक उज्जवल होने के चांसेस हैं, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। अनुराग जी, सारी चीजें सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसा कि हम बता रहे थे कि दिशाहीन, जो आज का टॉपिक है, दिशाहीन युवा। युवा दिशाहीन क्यों हो रहा है? युवा दिशाहीन, एक तो सबसे पहली चीज शिक्षा, जिस चीज की अभी हम बात कर रहे थे कि शिक्षा कागजों पे तो है, लेकिन जो ट्रेनिंग, जो सारी चीजें, जब तक उसको वो शिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वो चीज नहीं आ पाएगी। दिशाहीन युवा एक आज की डेट में आप अगर जाएं तो देखिए एक नशे की गिरफ्त में भी जा रहा है। उसके अलावा आज की डेट में जो एक ट्रेंड चल गया है, राजनीति का वो स्तर, सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड, राजनीति का वो स्तर आ गया है कि युवा को अगर उस मुद्दे पे कुछ नहीं भी पता है तो सोशल मीडिया पे किस तरह से वो जा करके लोगों से लड़ाई झगड़े, और ये एक माहौल बनाया जा रहा है, ये बनता चला जा रहा है। सोशल मीडिया या जैसे ऑनलाइन क्लास है, इस तरह की चीज़ें कहीं बहुत अच्छी हैं, लेकिन अगर उनका हम गलत उपयोग करते हैं, गलत दिशा में जाते हैं, तो युवा जो मेन गलत दिशा में जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से? आपका सोशल मीडिया, आपकी जो नशे की गिरफ्त में, वहाँ से।
उन सारी चीज़ों का असर आकर के पड़ रहा रोजगार। ऐसा नहीं है कि सरकारें रोजगार भी नहीं दे रही हैं और ऐसा नहीं है कि सरकारें सभी को रोजगार दे रही हैं। दोनों बातें एक दूसरे के साथ चल रही हैं। तो युवा जो शिक्षा की वो गुणवत्ता नहीं है, वो चाहे इस सरकार में हो, इस सरकार में पिछले 1 साल से शिक्षा पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। ऑनलाइन क्लासेस की बात की जा रही है तो ऑनलाइन क्लासेस की अभी पिछले एक इंटरव्यू में एक चैनल पे हम बैठे थे, वहाँ पर मेन ऑनलाइन क्लासेस की बात हो रही थी। तो ऑनलाइन क्लासेस में तो सीधे ये है कि अपना काम, सबको सैलरी जस्टिफाई करनी है। स्कूल को जस्टिफाई करना है कि हम क्लास करा रहे हैं, हम आपसे फीस ले रहे हैं। टीचर को जस्टिफाई करना है कि हम क्लास ले रहे हैं, हम आपसे सैलरी ले रहे हैं। तो ये जस्टिफिकेशन चल रहा है। अगर आप देखें मुद्दे पे जाएं तो मुद्दा शिक्षा क्या है? शिक्षा बचपन से हम लोगों को सिखाया जाता है कि पढ़ोगे लिखोगे तो एक अच्छे जॉब में जाओगे, एक अच्छे प्रोफेशन में जाओगे। जब वो बेस है ही नहीं, वो पढ़ाई लिखाई का बेस नहीं है। ठीक है राघवेंद्र जी, बेस नहीं है। एक्चुअल में क्या कहा जाए कि जो क्वालिटी, जो स्तर होना चाहिए, जो पहले के जमाने में होता था, वो अब नहीं है। अब हम जरा रुख कर लें हमारे जो सहयोगी हैं, जो हमारे विशेष संवाददाता हैं, जो जमीनी स्तर पर वहां जाकर लोगों के बीच में रह के उन चीज़ों को समझते हैं, उनका भी नज़रिया क्या है। उन्होंने भी कुछ चीज़ों को देखा है, आंकड़े उन्होंने भी देखे हैं, जाने हैं, समझे हैं, निकाले हैं। राहुल जी, क्या लगता है युवा किस तरफ जा रहा है, युवा का भविष्य किस तरफ जा रहा है और हमारा भारत किस तरफ जाएगा? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए और 15 मिनट बाद बुलवाने के लिए। अनुराग जी, एक संस्कृत में पंक्ति है, कहावत है, कुभिक्षितम किम न करोति पापम। युवा आज दिशाहीन है, क्यों ना हो। जो गाय गिरवी रख के, जो भैंस गिरवी रख के, जो खेत गिरवी रख के, जो घर के गहने गिरवी रख के पढ़ाई करता है, लखनऊ जाता है, परीक्षाओं के लिए धरना देता है, लाठी खाता है, फिर उसके बाद उसकी याचिका दाखिल हो जाती है, थाना अध्यक्ष अभद्रता करता है, कहता है कि चले जाओ नहीं तो तुम्हारे ऊपर FIR कर दूंगा। जो लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहा है, कर कौन रहा है? छात्र कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आयु जो है वो 35 प्लस हो गई है, 38 हो गई है। बढ़ती आयु और घटती उम्मीद। जिस समय उनके हाथ में नौकरी होनी चाहिए थी, मैंने यहाँ पे, माफ़ करिएगा रंजीत जी या कोई भी पार्टी का नेता हो, घोषणा पत्र ना पढ़िए। घोषणा पत्र तो प्रत्येक 5 साल में बदल जाते हैं और मुद्दा वही होता है जिससे वोट बैंक की राजनीति होती है। मुद्दा वो नहीं होता है जो आपको और हमको ज़रूरत हो। मूलभूत सुविधाएं, अगर युवा, उसका आप उल्टा कर दीजिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेसिप्रोकल, अगर आप उसको उल्टा कर दीजिए तो होता है वायु। सरकार, सरकार शब्द वो है जो सरमौर होती है। अगर सरकार युवाओं की सुन नहीं पा रही है, अगर UPSC पर्चा लीक करा देता है या नहीं करा देता है, क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है, इंटरव्यू नहीं हो पाता है, तो वहीं बैठा वही संघ लोक सेवा आयोग जो जवाहरलाल नेहरू जी के समय से चला आ रहा है। मेरी वाणी को किसी राजनीतिक दल से मत लपेटिएगा। मैं पत्रकारिता हूँ, विशुद्ध बात वही करूँगा जो जनमानस से जुड़ी होगी। भदौर जी 1 मिनट, वहाँ क्यों चयन हो जाता है? तमिलनाडु में, आंध्रा में, हरियाणा में, सब जगह पे कहीं लाठी नहीं चटकाई जाती है। उत्तर प्रदेश में प्रत्येक भर्ती क्यों लाठी चटकाने की आवाज़ से गूंजती है? ये विषय है। कौशल विकास योजना ये कर रही सरकार, वो कर रही, वाकई में ये कागज है। नानी को ननिहाल ना दिखाइए, नानी को ननिहाल पता है। जी अनुराग जी, तो कुल मिला के देखा जाए राहुल जी, तो जितने भी आते हैं, जो आता है बेईमान राम भरोसे हिंदुस्तान वाली कहानी इस समय चल रही है और वादे इरादे सब चलते रहते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। रंजीत जी, सरकार जिस यूपी सरकार भी अपनी पीठ ठोक रही है, 4 लाख नौकरियां हमने दे दी। सबसे बड़ी बात, आप भी अगर आंकड़ों पे थोड़ा नज़र मारें तो कोरोना काल में लगभग 35 लाख लोगों की नौकरियां गई। ये डाटा बहुत, आपको क्या लगता है, छोटा है कि बड़ा है? देखिए अनुराग जी, डाटा बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कि पूर्ववर्ती की सरकारों के सापेक्ष जो 4 लाख नौकरियां हमने दी हैं,
बसपा में मात्र 90,000 लोगों को नौकरियां मिली थी, वहीं हमारे सपा में 2,05,000 लोगों को नौकरियां मिली थी। उसके सापेक्ष अभी हमारे 3 साल पूरे हुए हैं, हमने लगभग 4 लाख लोगों को नौकरियां दी। ये जो नौकरियां देने का सिस्टम था। रंजीत जी माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात को फिर काट रहा हूँ। देखिए फिर आपने वही कर दिया, आपने फिर मैनिफेस्टो निकाल लिया, उन्होंने इतना किया, उन्होंने इतना किया, हमें केवल 3 साल हुए। इससे ज़्यादा राजनीति नहीं है। ठीक है, देखिए हमें बार बार ये मत बताइए कि हमें इतने साल हुए। भाई साहब आप पहले भी सत्ता में रहे हैं, 5 साल वो भी जोड़ लीजिए ज़रा। आप कैसे कह रहे हैं? और दूसरी बात यूपी की अगर हम बात करें, चलिए यूपी की बात हम मान लेते हैं, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर योगी जी ने एक बिल्कुल फरमान जारी कर दिया, समूह ग और समूह घ की जो भर्तियों की बात हो रही थी, जिसमें कहा गया था कि हम आपको नौकरियां देंगे, उसके बाद हम 5 साल आपका देखेंगे क्वालिफिकेशन क्या चल रहा, वेरीफाई करेंगे वैल्यूएबल आप हैं कि नहीं है, हर 6 महीने में आपका एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद अगर आप जचे, अगर आप फिट हैं तो आप नौकरी कंटिन्यू करिए, नहीं है तो हम आपको किनारे कर देंगे। तो इसमें बुराई क्या है राग जी? इसमें क्या बुराई है? मतलब क्या बुराई है? अगर हम आप ये बताइए, इंसान नहीं, आप ये बताइए, छात्र पढ़ाई करता है पूरी जिंदगी, वो किस लिए करता है? जो पढ़ने वाला छात्र होगा, जो पढ़ने वाला छात्र होगा, जो योग्यताधारी छात्र होगा, जिसने अपनी मेहनत से नौकरी पाई होगी, निश्चित रूप से मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहूंगा कि 6 महीने के अगर उसका प्रतिदिन इंटरव्यू लिया जाए, वो प्रतिदिन पास होगा। और रही बात पूर्व में कि रिश्तेदारों नातेदारों पैसा लेकर नौकरी जिनको मिलती थी, उनको वास्तव में योग्य नहीं होते थे, केवल नौकरी करने की उनको नौकरी मिल जाती थी। मैं तो कहता हूं कि अगर पढ़ लिख के अपनी मेहनत के दम पे कोई युवा साथी हमारा नौकरी में जाता है, इसका जवाब हम आपसे ले लें। जो ये कह रहे हैं ना, योग्यता वाली बात कर दी इन्होंने, योग्य होगा तो सिर्फ अगर योग्यता को आधार बनाकर अगर इस देश में नौकरियां मिलती तो आरक्षण जो सिर्फ 10 साल के लिए बाबा राव भीमराव अम्बेडकर जी ने लगवाया था कि सिर्फ 10 साल के लिए रहेगा, अनुराग जी ये विषय चलता नहीं। देखिए बात अगर आप योग्यता की करेंगे तो योग्यता पे बहुत छोटा सा इसी कानपुर शहर का उदाहरण हम देना चाहेंगे। पहली चीज तो जो अभी बात हुई संविदा की नौकरियों की, तो शुद्ध भाषा में कहें तो उसको भ्रष्टाचार को बढ़ाने का एक नहीं। राघवेंद्र जी आप थोड़ा सा यहाँ पे उस चीज को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, मैं पार्टी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं देखिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अगर युवा कोई आप पढ़ लिख के योग्यता से अगर किसी नौकरी को पाते हैं, उस चीज के आप परिपक्व हैं, उस चीज में माहिर है, तो मैं कहता हूँ 6 महीने बाद भी आपका स्टेमिना और अच्छा बढ़ जाएगा। जी, छोटा सा उदाहरण, एक IPS अधिकारी, उसको धाराओं से ज्यादा ज्ञान मेरे ख्याल से शायद किसी को, कि वो सुबह से लेकर शाम तक धाराओं के बीच में खेलता है। जी, एक IPS अधिकारी कानपुर के DIG महोदय अपनी LLB की परीक्षा में फेल हो जाते हैं, और उनकी उस LLB की परीक्षा की कॉपी कौन जांचता है? एक बिना LLB किया हुआ टीचर। अगर आप योग्यता की बात करेंगे तो योग्यता इस तरह से यहाँ पे मुंह की खा जाती है। वो व्यक्ति सिर्फ 2 नंबर ला करके उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं, जिस परीक्षा के लिए उन्होंने मतलब अपनी परीक्षाएं पास करके आज वो IPS अधिकारी हुए, और उस परीक्षा में फेल हो जाते हैं। और उसके लिए, जैसा कि अभी राहुल जी ने बहुत अच्छी बात कही, युवा दिशाहीन क्यों ना हो। युवा को एक थानेदार, मतलब वो अपने अधिकार की लड़ाई, और लड़ता क्यों है? क्योंकि जब वो 10 बार जा चुका होता है उस दरवाजे पे, अपना दस्तक दे चुका होता है, जब उसकी नहीं सुनी जाती। मेरी आप बीती बताई, मैं 42 दिन कानपुर विश्वविद्यालय के चक्कर लगाता रहा, जब नहीं सुनी गई तब 500,000 स्टूडेंट के साथ जाकर के विश्वविद्यालय का गेट बंद कर दिया। उसके बाद वही सेम धमकी हमको दी गई कि आपके ऊपर मुकदमे लाद दिए जाएंगे। तो वो तो हम थे, राजनीति करनी थी चूंकि, और युवाओं के लिए एक प्रतिनिधित्व करते हुए चल रहे थे, तो इसलिए हमने कहा ठीक है, जितने मुकदमे लगेंगे। सारी मांगे मानी गई, वही कापियां जो विश्वविद्यालय बता रहा था कि सही है, वही कापियां दोबारा जची, और वही योग्य लोग पास हुए जो विश्वविद्यालय के कहने पे फेल थे। MSc का रिजल्ट सबको याद होगा। तो अब योग्यता की अगर बात करें, योग्यता तो कहीं नहीं। ये जो संविदा वाली बात की गई, संविदा वाली बात सिर्फ ये है कि ये भ्रष्टाचार को एक बढ़ावा मिलेगा, और कुछ नहीं होगा इसमें। नहीं, यहाँ पे राघवेंद्र जी मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि आपने परीक्षा देकर अगर नौकरी आपको मिलती है, अपनी योग्यता से आप नौकरी में आते हैं, तो अगर उसी चीज़ की आपके कार्य प्रणाली को परखा जाता है, आप किस काम के लिए रखे गए हैं, उस काम में अच्छी तरह से आप उस काम को अंजाम देते हैं, तो आपको क्यों हटाया जाएगा? तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग जो है नौकरी में जाते हैं। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि वो पढ़ाने जाते ही नहीं, उनकी जगह पे कोई दूसरा पढ़ा रहा होता है। ऐसा आपने पूर्व में देखा होगा। तो ऐसे लोगों को क्यों ना हटा दिया जाए? माफ कीजिएगा, अगर योग्यता की बात आप कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से देश में जो नेता नगरी होती है ना, जो राजनेता बनते हैं, जो एक राजनीति में आते हैं लोग,
उसके लिए भी एक एग्जाम हो जाना चाहिए। बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन देखिए अभी आपने एक नेता बन जाता है और पढ़े लिखे IAS IPS को अपनी उंगली पे नचाता है, तो ये भी तो अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी तो एक दिशा कहीं गलत ट्रैक पे जा रही है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन अब यह है ना कि ये विषय तो हम लोग, मैं समझता हूँ कि हम लोगों से कहीं आगे है। इस पे सभी लोगों को मिलकर, सभी पार्टियों को, सभी संगठनों को इस पे विचार करना चाहिए। मैं इस बात से सहमत हूँ कि भाई ठीक है। जावेद जी, आप कितना सहमत हैं? अंकुर भाई, अनुराग भाई, ये जो मुद्दा आज का है कि युवा दिशाहीन क्यों है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये एक ऐसी सरकार है, अभी हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता है उन्होंने बताया कि योगी जी की 5 साल की सरकार थी, उससे पहले। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2014 से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरे देश के नौजवानों की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। स्टेट गवर्नमेंट तो है ही है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके ऊपर से पल्ला नहीं झाड़ सकते। आपकी कौन सी ऐसी योजनाएं रहीं या कौन से ऐसे स्कीमें रहीं जिससे छात्रों को किसी तरीके का फ़ायदा हुआ है? एक भी हमारे साथी अगर उस योजना, उस स्कीम या छात्रों के हित के लिए उन्होंने क्या किया, कोई भी ऐसी चीज़ें लाए हो जो हमें बताएं कि क्या किया उन्होंने। जाने कितनी सीमेंट आपने देखा होगा, अभी लखनऊ में भी लगी, योगी जी ने लगाई। बड़ा बिजनेस आ रहा, बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा, उत्तर प्रदेश का भाग चमक जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कोई भी आप ऐसी स्कीम बताइए जहाँ पे कहीं किसी का भाग्य चमका हो, आप बताइए। अभी आपकी जो वो है निर्मला सीतारमण, उन्हीं ने कोरोना काल में आपने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि सबको MSME में लोन मिलेगा। कितने लोगों को लोन मिला? मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ। लोन क्या मिला? उसमें ये कंडीशन ही आई। वो कंडीशन ही नहीं भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती। उसने बताया कि 20 मार्च तक जो भी आपकी लिमिट का बैलेंस है, मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी लिमिट है और 9 लाख रुपए आप इस्तेमाल कर चुके हैं, तो 1 लाख रुपए पे 20% आपको लोन दिया जाएगा। यानी कि महज 20,000। उस 20,000 रुपए में कोरोना काल में आदमी 3 महीने से जो अपना व्यापार सारी चीजें बंद करे तो उसका क्या भला होगा। ये हमेशा ये सरकार ऐसी है जो पूरी तरीके से पारदर्शी रहती ही नहीं है। इसी का नतीजा ये है कि जो दिल्ली में आपने देखा होगा कि सारा का सारा किसान इनकी एक भी बात मानने को नहीं तैयार है। इनके मंत्री, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी चिल्ला के कह रहे कि MSP से कोई लेना देना नहीं, लेकिन नहीं आदमी मान रहा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी में हमेशा सा फर्क रहा है। हमेशा से कभी भी ये किसी के साथ बैठते नहीं है। कोई भी योजना बनाते हैं, इनको विपक्ष से कोई लेना देना नहीं, जनता से कोई लेना देना नहीं। किसानों का मुद्दा है, किसानों के साथ बैठ के बात नहीं करेंगे। स्टूडेंट का मुद्दा है, स्टूडेंट की बात करेंगे, लेकिन स्टूडेंट से मिल के बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी कमी ये है, इसलिए कोई भी इनका मैनिफेस्टो। जावेद जी, देखिए थोड़ा सा वक्त हमारे विशेष संवाददाता को भी दे दीजिए, क्योंकि जमीन पे ये भी रहते हैं। आपका काम है, आप सत्ता में होंगे तो आपको अगर बीजेपी या कोई भी दूसरी पार्टी विरोध करेगी तो आपको वो लगेगा कि विरोध क्यों हो रहा है। आज बीजेपी सत्ता में है तो उसको लग रहा है कि क्यों विरोध हो रहा है। तो राहुल जी, थोड़ा सा प्रकाश थोड़ा सा डालिए। ये जो राजनीतिकरण फिर से बार बार होता है कि किसानों को लेके, इसको लेके, आखिरकार देश में ये हड़तालें, ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, इससे किसका भला हो रहा है? देश के युवा का तो मुझे नहीं लग रहा भला हो रहा है, क्योंकि देश का युवा तो सिर्फ चाहता है कि नौकरी मिल जाए, सुकून की रोटी मिल जाए, और लोगों की नौकरियां जा रही हैं। दूसरी तरफ LLB की अगर बात करूं तो 50% केवल अभी तक देखा जाए तो एडमिशन हुए हैं। दूसरी तरफ कुछ कंपनियां भी हाल में, राहुल जी, कुछ लोगों ने डाटा बेचा हुआ है, जिसके लिए IPS अभी अमिताभ ठाकुर जी ने भी कंप्लेन की हुई है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो भविष्य के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है और भविष्य को अंधकार में ढकेला भी जा रहा है। तो ये प्रकाश डालिए कि कितने पानी में और कितने गंगा जल से नहाए और दूध से धुले हुए हैं सारे के सारे। देखिए, ये कलयुग है, गंगा जल हाथ में कोई नहीं लिए होगा, लेकिन हाँ, अपनी वाणी को पुनः दूसरे राउंड में शुरुआत इस तरीके से करूंगा अनुराग जी कि कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक, खाक हो जाएंगे हम तुझको खबर होने तक। जब तक ऊपर पंचम तल पे कोई बात जा रही है, निर्णय आ रहा है, तब तक न जाने कितने रोजगार पाने वाले युवा इसी तरीके, ये देखिए स्क्रीन में दिख रहा है ना जी। रंजीत भदौरिया जी का एक कथन अभी आया, वरिष्ठ हैं, उम्र दराज हैं, कि अगर आपके अंदर योग्यता है तो फिर आप परेशान क्यों, कुछ इस तरीके से था। 300 परीक्षाएं संघ लोक सेवा आयोग दिल्ली में बैठ के करा देता है, सफलतापूर्वक हो जाती है, निर्णय आ जाता है, चयन हो जाता है, इंटरव्यू हो जाता है, नौकरी बच्चा पा करके करने लगता है, सैलरी हो जाता है, घर परिवार चलाने लग जाता है। यहाँ 2007 की भर्तियां लटकी हैं, बताओ किस पे नहीं है योग्यता।
क्या योग्यता का निर्णय स्टूडियो में बैठ के मैं राहुल मिश्रा कर दूं, या जावेद जमील जी कर दें, या रंजीत भदौरिया जी कर दें, कि अनुराग जी कर दें, या हमारे साथी राघवेंद्र जी कर दें? ये तो वही आयोग करेगा ना जिसके ऊपर आप लाखों का खर्चा कर रहे हैं। ये तो वही बच्चा करेगा ना जिसका अचानक से आ गया कि उसका पर्चा लीक। ये हो क्यों जाता है? उत्तर प्रदेश की परीक्षा ही हमेशा क्यों अधर पे लटक जाती है? भाई सपा की सरकार आएगी तो आप कहोगे कि इन पे वोट बैंक की राजनीति है तो इनका चयन होगा। भारतीय जनता पार्टी की राजनीति सरकार बन जाएगी तो इन लोगों को चुना जाएगा। युवा की कौन सी जात होती है? युवा की तो कोई जात नहीं होती ना। मैं पुनः यही कहूंगा, ये हाथ युवा का कहीं गर्दन तक ना पहुंच जाए। बहुत थोड़ा समय बचा है 22 के चुनाव पे। और एक बात बता दूं, युवा का उल्टा कर दीजिए तो वायु सीधी चलेगी तो सब सीधा चलेगा। अगर हम ही आप ही उल्टे हो जाएंगे, वायु उल्टी हो जाएगी, तो फिर हम ही पत्रकार साथी लोग दिखाते हैं, देखो खुली नगर निगम की पोल, पेड़ गिर गया, तार गिर गया। तो ये वायु जो है, ये जो युवा है, इसको गति में रखते हुए सीधे चलना है। एक्सीलेटर बहुत अच्छा चलाना है, क्लच ब्रेक सबका ABC सबका ध्यान रखना है हमको। लेकिन अगर युवा 38 साल जिसकी उम्र हो रही, 40 होने जा रही है, वो करे क्या? दिशाहीन ना हो तो करे क्या? जो अपनी माता जी से, जो आपने देखा होगा ना पुराने जमाने गांव की जो माताएं होती हैं वो अपने पल्लू में नोट बांध के रखती हैं, जो बांस की खपच्ची होती है उसके अंदर नोट रखती हैं। यही समय है, यही भारत है। ऑनलाइन विकल्प है, सीधा सटीक रास्ता नहीं है ऑनलाइन। बिल्कुल। अगर होता तो ये स्पाइनल कॉर्ड जो नीचे तक जा रही है ट्रैकिया के पीछे से हमारी, ये परेशान ना होती। ये आंखों में जोर ना पड़ता जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर के यहाँ लाइन लगा रहे हैं। हेल्थ से लेकर ये कोरोना काल का एक सरल साधन निकाला गया था। इस पे कोई आधार नहीं है, बोझ ना डाला जाए। छोटे बच्चे। लेकिन राहुल जी, जिस तरीके से देखिए, हमने आपने स्टिंग में भी देखा होगा, एक युवा ने एक चीज़ उठाई है। कोरोना काल की बात की जाती है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते हैं, कोचिंग सेंटर्स बंद कर दिए जाते हैं, ऑफलाइन पढ़ाई बंद कर दी जाती है, नौकरियों में भर्ती बंद कर दी जाती है। उसने एक बहुत अच्छा सवाल किया कि जब नेतागिरी करनी होती है, जब चुनाव की रणनीति बनानी होती है, तब कोरोना गायब हो जाता है, और जब हम युवाओं की बात आती है तो कहीं ना कहीं कोरोना फिर से आ जाता है। अभी हाल ही में बिहार का चुनाव हुआ है जी, उत्तर प्रदेश का उपचुनाव हुआ है, आंकड़े अपने आप स्वतः गिर गए। क्यों गिर गए? क्या बिहार में वोट नहीं पड़ा? क्या जीत हार नहीं हुई? क्यों नहीं? तब उस EVM मशीन को आपने ऑनलाइन कोई ऐप बना दीजिए मोबाइल पे, बटन दबाइए। खैर, लेकिन हम विषय युवा पे ही रखेंगे। आप ऑनलाइन थंब पे जो है आपका थंब प्रिंट जा रहा है, उस पे करिए, या कोई OTP जा रहा है, उससे आप थंब प्रिंट नहीं देना चाहते अपने मोबाइल पे, मत दीजिए। लीक होता है थंब प्रिंट आपका, आप OTP दे दीजिए। आपने चुन लिया अपनी सरकार। भीड़ जुटाने की आवश्यकता बिहार में गिरते कोविड पे ही क्यों पड़ गई? अब कोविड अचानक बढ़ गया। तो ये चीज सोचनी पड़ेगी। और हाँ जी, नहीं, लेकिन राहुल जी, सबसे बड़ा सवाल बार बार वही उठ रहा है, अगर राजनीति को हम किनारे कर दें जी, तो जो हमारे देश का युवा सड़कों पे उतर के अपनी मांग करता है, उसको बदले में लाठियां मिलती हैं। जो वर्षों से इंतजार करता है, इसके माँ बाप के सपने जुड़े होते हैं कि मेरा बेटा IAS बन जाएगा, IPS बन जाएगा, कुछ ना कुछ बन जाएगा, पीढ़ियां जो हैं वो कहीं ना कहीं सुधर जाएंगी। जो कहीं ना कहीं ज़मीन बेच के वो युवा आता है, अपने गांव को छोड़ के शहर में कोचिंग करता है, उसके सामने तो एकदम से पूरा ठहराव आ गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सिर्फ कोरोना को अगर हम किनारे कर दें, उसके अलावा भी अगर हम बात करें तो क्या है? क्योंकि अगर हम बीजेपी की सरकार को लपेटते हैं इस मामले में, तो क्या सपा की सरकार में ये चीज़ें नहीं होती थी? मैंने पहले ही कहा 2007, 8, 9 सभी भर्तियां जी लटकी है। तो ये उत्तर प्रदेश ही क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति है। बड़ा सीधा सरल 2 शब्दों का ये प्रश्न का उत्तर है, यहाँ पे वोट बैंक की राजनीति है। तो सवाल फिर से घूम के जाता है जावेद जमील जी की तरफ, क्योंकि सपा की सरकार भी रही है, और बार बार आपके बात किया रंजीत भदौरिया जी की तरफ भी जाता है। तो आप दोनों से ही जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले जावेद जी। जी देखिए, सपा की सरकार रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सपा की सरकार नहीं रही है। लेकिन सपा की सरकार में जितना युवाओं को, नौजवानों को रोजगार के लिए या उनकी पढ़ाई के लिए, शिक्षा के लिए जो भी बंदोबस्त किए गए, क्या मौजूदा सरकार में किए गए? हम ये नहीं कह रहे कि ये समस्या अभी की चालू हुई है
या सपा की सरकार में नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री ने हर छात्रों को लैपटॉप बांटने का काम किया। क्यों किया? ताकि कोई ना कोई पढ़ाई के लिए विज़न हो। मौजूदा टाइम में इतना बड़ा कोरोना काल चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी माली हैसियत ऐसी नहीं है कि उनके घर में इंटरनेट हो, उनके पास दो अगर 3 बच्चे हैं 2 बच्चे तो सबके पास एक मोबाइल एंड्रॉइड फ़ोन हो। सरकार ने उस मामले में क्या व्यवस्था की? खाली जूम ऐप चलाने दे देने से कोई थोड़ी नहीं कि सारे बच्चे घर पे पढ़ेंगे। घर पे पढ़ेंगे तो उनको सरकार ने क्या संसाधन मुहैया कराया? हमारी सरकार ने लैपटॉप दिया। इनकी सरकार के मैनिफेस्टो में देखा कि लैपटॉप और 1 GB डाटा का वादा किया गया था। कितनों को लैपटॉप मिले, कितने को 1 GB डाटा मिला? और सरकारी स्कूलों या जो कॉलेज कहे थे, प्राइवेट कॉलेज कहे गए थे, डिग्री कॉलेजेस, उनको जो है वाईफाई किया गया। कितने लोग वाईफाई, कितने स्कूल या कितने कॉलेज वाईफाई है, हमें दिखाइए। यानी कि इनकी सरकार में पढ़ाई के नाम पे तो बिल्कुल शून्य रही। हमारी सरकार ने जो भी प्रयास करने थे वो किए। इनकी सरकार ने क्या किया? 100 को 112 में कन्वर्ट कर दिया। कोई नई चीज़ उपलब्धि नहीं लाए, पुरानी चीज़ों के फीते काटते रहे और बताते रहे कि ये हमारी उपलब्धि है। आज नौजवान जो सड़कों पे घूम रहा है, जिसके आगे कोई मतलब अंधकार ऐसा दिख रहा है, वो रीज़न क्या है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये तो जो केंद्र की सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है। अरे हमारी सरकार थी, हम ठीक है, हम जितना बेहतर करना चाहते थे हम उतना नहीं कर पाए। जनता ने आपको समय दिया, आपको चुन के दिया, 4 साल पूरे हो गए। आपकी सरकार में नौजवानों का क्या हाल है? आप देखिए तो गली गली भटक रहा, धरना प्रदर्शन इधर उधर। क्यों? क्योंकि वो बेबस है, उसके आगे कोई दिख ही नहीं रहा, अंधकार उसको दिख रहा है। वो धरने प्रदर्शन में भी जा रहा है, कहीं से पैसे की लालच दे दी जाती है तो वहां चला जाता है, कहीं किसी की लालच दे दी जाती है तो वहां चला जाता है। सबसे बड़ा रीजन ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौजवानों का कोई भी लेना देना है नहीं। ये तो धर्म की राजनीति करते। इन्हीं ने तो एक अफीम पिलाई कि धर्म के नाम पे सारा वोट मिल गया। उसके बाद इनसे कोई चीज से किसी से मतलब नहीं। नौजवानों के लिए एक भी आप बताइए आपकी सरकार ने क्या किया? बताइए हमें, हम पूछ रहे हैं। अभी लखनऊ में अभी पिछले महीने आपने देखा होगा, हमारे साथी पत्रकार राहुल जी बैठे हुए, लाठी चली, महिलाओं पे चली, अभद्रता हुई, पूरे वीडियो पड़े, पुलिस ने गालियां दी, महिलाओं को गालियां दी। ये क्या है? अभी कोई भी परीक्षा हो उसका पेपर लीक आउट हो जाता है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सरकार की जिम्मेदारी है? ये भी अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी है? नहीं, ये किसकी जिम्मेदारी है? आप बताइए किसकी जिम्मेदारी है? आपकी सरकारों के ये मेरी सरकार के था। मतलब अभी पर्चा लीक हुआ है, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मतलब कोई भी अच्छा काम हो तो भारतीय जनता पार्टी के जिम्मे, और खराब काम हो तो अखिलेश यादव जी के नाम डाल दीजिए। अरे कब तक अखिलेश यादव जी को खींचेंगे भाई? आप पूरी की पूरी जनता सड़कों पर है। आपके कार्यकाल में, आपकी सरकारों में, चाहे नोटबंदी ले लीजिए, पूरी देश को आपने लाइन में लगाने का काम किया, बिना विजन के, बिना कोई। आपने उससे 50 आपने उसके फायदे गिनाए थे कि आतंकवाद खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आज भी जाली नोट खत्म हो जाएंगे। आप सब कुछ छोड़िए, आज आप जाली नोट तक खत्म नहीं कर पाए। अभी आज बैंक में एक मिनट हम अपनी बात पूरी कर ले। आज भी बैंक में चले जाइए, हमारे सारे साथी लोग बैठे हुए, सिर्फ मेरी बात नहीं, अभी 500 या 2000 का नोट दीजिए, 2 बार देखेगा, मशीन से भी ड्रा करेगा। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी, हम एक बात बता रहे हैं, आपकी सरकार की बात बता रहे, नोट की बात नहीं बता रहे। हमने बताया कि कोई भी काम आपकी गवर्नमेंट में प्री प्लान नहीं है। बात ये हो रही है, ये नहीं हो रही है। जैसे किसान आज रोड पे है, युवा जो दिशाहीन है उसका मेन कारण ये सामने दिख रहा है, इसमें प्रेजेंट टाइम में दिख रहा है। युवा चाहता है कि सामने जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसकी तरफ ध्यान दे, लेकिन जिम्मेदारों का हमेशा से एक रवैया हमेशा रहा है, सरकार कोई भी रही हो, एक दूसरे को ब्लेम करना। भाई आप आज आए हैं, पिछली बार कोई था क्या नहीं था, आप आए, आपसे उस युवा को या देश की जनता को या प्रदेश की जनता को उम्मीद थी कि आप कुछ बेहतर करेंगे। आप बेहतर किया हमने भाई, बेहतर किया है। क्या किया बेहतर? क्या किया आप बताइए तो हमें। ये सारे के सारे नौजवान आपके चैनल पे देखिए, भीड़ में लाठी खा रहा, डंडे खा रहा है, और 6 करोड़ से अधिक युवाओं को 70 लाख नौकरी देने का आपने वादा किया था। 1 साल में 14 लाख नौकरी का आपने वादा किया था, आज 4 लाख का आंकड़ा आपका है। जमील साहब, तो हमेशा से ये चीज रही कि जो जिम्मेदार हैं वो एक दूसरे को ब्लेम करते रहे और युवा उसी में। देखिए ये बहुत कटु सत्य है कि भारत का नाम जब लिया जाता है तो एक युवा वर्ग मतलब एक बहुत गर्व के साथ लिया जाता है, और वो दिन दूर नहीं है जब हमको शर्मिंदगी होगी कि युवा वर्ग यहाँ ज्यादा है भारत में। क्योंकि युवा, जैसा कि राहुल जी ने भी कहा कि युवा का उल्टा वायु होता है। अगर ये गलत दिशा में चली,
आप लोगों ने देखा होगा देखिए नहीं निश्चित रूप से युवाओं के ताकत से हमारी सरकार बनी है। देखिए राघवेंद्र जी, मैं बताना चाहूँ, सरकार बनना इस मामले का हल नहीं है। आपने सरकार बना ली, हमने मान लिया, लेकिन उनके भविष्य के लिए तो कुछ सोचिए। जो बेरोजगार सड़कों पे घूम रहा है, बिना निराशा के घूम रहा है, उसको खाली सरकार बनना तो ठीक है, आपने सरकार बना ली, हम भी कह रहे सरकार बना ली। बेरोजगारी से कैसे बचाया जा सकता है, इस पे हमें ध्यान देना है। उसके लिए पहले पूरी बात सुन लीजिए। हमेशा से ये रहा है युवा को, और ये युवाओं के लिए एक संदेश है कि युवाओं को ये समझना पड़ेगा, अगर कहीं कोई जरूरत होती है युवा आ जाता है। मतलब ये समझिए कि आप अभी सही दिशा में चल रहे हैं तो सही दिशा में, अगर ये युवा वर्ग, जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला, नशे की गिरफ्त में जा रहा है, सोशल मीडिया पे इस तरह से युवा उत्पात मचा रहा है, वो कहीं ना कहीं जैसे पहले के राजनीतिक लोग होते थे, वो उनको लोग आदर्श मानते थे। आज की डेट में आप बताइए, आप किसको आदर्श मान रहे हैं? एक सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी के नेता के लिए कि आप आदर्श हैं, देखिए समय बहुत सीमित है क्योंकि खत्म हो चुका है लगभग समय। मैं क्लोजिंग स्टेटमेंट जरा एक बार ले लेता हूं। राहुल जी, आपसे एक बार ले लेता हूं कि जिस तरीके से रंजीत जी ने कहा ना कि युवाओं ने हमारी पार्टी को जिताया, तो केवल कुल मिला के ये मान लीजिए क्या युवाओं को सिर्फ इसलिए इसका एक संसाधन बना लिया है? नहीं अनुराग जी, मैं ये कह रहा हूँ कि युवाओं ने हमें सहयोग किया है, तो हमारा पहले दिन से युवाओं ने आपको सहयोग किया, तो सहयोग किस लिए किया था? युवाओं ने यही तो बता रहे कि उनकी जिम्मेदारी आपकी क्या थी। युवाओं ने सहयोग किया था, सहयोग इसलिए किया था कि खाली आपको वोट दे दिया जाए, आपकी सरकार बन जाए, बाकी वो सड़क पे ऐसे ही लाठी खाए, डंडे खाए, नौकरी के लिए दर-दर की जी एक मिनट कृपया करके घोषणा पत्र बंद करें तो मैं वाणी शुरू करूं। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब हम लोग अपना हाई स्कूल इंटर करके आगे बढ़ते थे तो ये होता था कि ये 900 की पुस्तक है, ये 500 की पुस्तक है, इसको छोड़ो, परेड चले जाओ, वहां पे सेकेंड हैंड किताब होगी, उसके पीछे वो सेकेंड हैंड बच्चा वाला कुछ नोट भी डाल देता था। आज कलयुग में, आज 21वीं सदी में हम बैठे हैं, जब जूता शोरूम में और किताबें फुटपाथ पे बिकने लग जाएं तो भारत का स्वरूप क्या होगा? विश्व पटल पे भारत किस तरीके कंधे से कंधा मिला के खड़ा होगा? ये वोट बैंक की राजनीति, माफ़ करिएगा रंजीत जी, राघवेंद्र जी, आप छात्र नेता हैं, मुझे पता है डीएवी डिग्री कॉलेज के एडमिशन कहाँ कौन से कक्ष से होते थे, मुझे सब पता है जावेद जी, और मुझे ये भी पता है गाँव चलो गाँव की ओर लोहिया जी का नारा आज कितना सिद्ध हो रहा है। हमने पहले भी कहा नानी को ननिहाल ना दिखाइए, मुझे खूब पता है। अगर युवा लाठी खा रहा है, अगर 300 परीक्षाएं कराने वाली संघ लोक सेवा आयोग बहुत बढ़िया करके सबको नौकरी दिला रही है, आज से नहीं आदि से, हरि कथा अनंता, तो ये आपकी क्यों नहीं यूपीएससी करा पाती है? इस पे सवाल होना चाहिए। जो कर रहे हैं उनको जेल भेज दो, ये क्यों नहीं होता है? देखिए, कुल मिला के जो निचोड़ निकलने वाली बात है वो ये है कि सिर्फ और सिर्फ युवाओं को परेशान किया जा रहा है। देखा जाए तो युवाओं के लिए कोई स्ट्रेटजी, प्लानिंग कुछ भी नहीं है। युवाओं की ज़िंदगी ठहर चुकी है, एडमिशन से लेकर नौकरी से लेकर युवाओं को अभी इस वक्त देखा जाए तो सच में कुछ नहीं पता है कि भविष्य में क्या होने वाला है। युवा जो है भ्रमित है, परेशान है, व्याकुल है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लोग मज़े में हैं। देश में नई संसद बन रही है, करोड़ों रुपए उस पर खर्च हो रहे हैं, नए प्लेन पे करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन देश के भविष्य के यानी देश की नींव जो है, छात्र जो हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग प्रिपरेशन कहीं कुछ नहीं है। और फिर सिर्फ ये बीजेपी की सरकार नहीं, जितनी भी सरकारें हैं उनके ऊपर भी सवालिया निशान उठता है, क्योंकि आज अगर वो हैं तो कल आप भी हो सकते हैं, सत्ता में वापस आ सकते हैं। सवाल फिर वही होगा, बेरोजगार आपकी ज़िंदगी में भी हैं, आपके काल में भी हैं, आज भी हैं और कल भी रहेगा। और सबसे बड़ी बात बताएं, उदासीनता इतनी हो चुकी है कि बहुत सारे युवा जो हैं अब वो काम करना ही नहीं चाहते, यानी बेरोजगारी की लत अब लग चुकी है, यानी उनको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है काम करने में। और उसमें सबसे बड़ा रोल तब निभाया जाता है जब राजनीतिक पार्टियां कहती हैं आप घर बैठो, नौकरियां हमारे पास नहीं है, हम आपको सिर्फ बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, हम आपको आदत डाल देंगे, आप बेरोजगार ही बने रहें, लॉलीपॉप। बिल्कुल। फिलहाल आप सभी का आने के लिए शुक्रिया और कहीं ना कहीं चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज का जो हमारा मुद्दा यहाँ पे रहा है वो यह दिशाहीन युवा, क्योंकि ये युवा ही है जो राष्ट्र का निर्माण करता है। और आज युवा ही भ्रमित है, व्याकुल है, परेशान है, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका जो भविष्य है वो किस तरफ जाएगा। और जब युवा को ही भविष्य का कोई पता नहीं है तो इस देश के भविष्य का तो राम ही मालिक है।
फिलहाल अगले किसी और एपिसोड में जल्द होगी किसी अगले मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए रणक्षेत्र। आज के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम उठाएंगे आपसे जुड़ी हर बात, हम बुझाएंगे सवालों की आग, रहेगी हर मुद्दे पर पैनी नजर, बड़ी खबरों पर बड़ी बहस। अब सजेगा विचार, बहस, पक्ष विपक्ष का रणक्षेत्र।